नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस एग्ज़ाम 2022 और रियलिटी ग्रेड एग्ज़ाम के लिए जीएस टॉप 20 सीरीज का 18वां सेट हल करेंगे। इसके पहले 17 सेट हल कराए जा चुके हैं, तो जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप वहां से सभी वीडियो को देख सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों इस 27 फरवरी अनअकैडमी यूपीपीएससी में एक महान युद्ध होने जा रहा है, द अल्टीमेट स्कॉलरशिप टेस्ट ऑन यूपीपीएससी। एक दिलचस्प स्कॉलरशिप टेस्ट जहां आप अपने दोस्तों को अनअकैडमी कॉम्बैट में भाग लेने के लिए चुनौती दे सकते हैं और यूपीपीएससी के लिए भारत की सबसे बड़ी स्कॉलरशिप परीक्षा में उनके साथ लाइव कंपटीशन कर सकते हैं। यह पूरी तरह से फ्री टेस्ट है, तो बिना देर किए जल्द से जल्द इनरोल करें और हमारा कोड एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER का यूज करें। रैंक 1 से लेके 3 तक के लिए यूपीपीएससी का 1 ईयर प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा और रैंक 4 से 10 के लिए जो है 75% स्कॉलरशिप दिया जाएगा। रैंक 11 से 50 तक के लिए 50% स्कॉलरशिप है और रैंक 51 से 100 तक के लिए 25% स्कॉलरशिप है और 50 लकी पार्टिसिपेंट को जो है आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका इसमें मिलेगा। तो नीचे इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप इनरोल हो सकते हैं। दोस्तों अनलॉक 20 का जो है डेट एक्सटेंड किया गया है। यह ऑफ़र अब आपका 19 फरवरी तक वैलिड रहेगा। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं तो ये ऑफ़र आपका अब 19 फरवरी तक वैलिड रहेगा। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं 19 फरवरी तक तो आपको 20% का जो है ऑफ मिल जाएगा। फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं, 20% लेस करने के बाद आपका इतना होगा और नीचे इसका डिटेल दे दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो यदि आप यूपीपीएससी या फिर यूपी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेकर जो है जुड़ सकते हैं। आपको 20% का यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा रेफरल कोड आप यूज कीजिएगा एग्जाम लर्नर और आप जो है इस ऑफर का जो है लाभ ले सकते हैं। दोस्तों आज का जो पहला क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया गया, इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। और दूसरा दिया गया, इसके द्वारा भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पे जो दूसरा कथन दिया गया कि इसके द्वारा भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, ये आपका गलत है। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था तो इसका नाम जो है ब्रिटेन के तत्कालीन युवा प्रधानमंत्री थे विलियम पिट के नाम पर रखा गया था और इसके तहत भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो पहला तो आपका सही है और इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का कंपनी के कार्यों और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण भी हो गया था और इस अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसे नियंत्रण परिषद कहा जाता था, उसकी स्थापना की गई, जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारत में कंपनी के नागरिक और सैन्य और राजस्व कार्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखती थी। इसके अतिरिक्त पिट्स इंडिया एक्ट में अभी भी भारत के साथ जो है व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा और उसे कंपनी के अधिकारियों को नियुक्त करने या हटाने का अधिकार भी प्राप्त था। और ब्रिटिश भारत पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी दोनों के शासन अर्थात द्वैध शासन की भी स्थापना हुई थी। तो इसमें आपसे पूछा गया था कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो बी विकल्प से हुआ, केवल 2 कथन जो है वो आपका सही नहीं है। अगला देखते हैं हम, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसमें दिया गया, विधि निर्मात्री संस्थाओं को प्रश्न पूछने तथा बजट पर बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया। और दूसरा है, बजट पर मतदान का अधिकार भी दिया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे सही कथन पूछा गया है। तो इसमें पहला जो है आप देख सकते हैं ये आपका सही है। दूसरा जो दिया गया कि बजट पर मतदान का अधिकार भी दिया गया, ये आपका
गलत है। तो ये ऑप्शन सही होगा केवल एक। बजट के जो आर्थिक प्रस्तावों का पर बहस करने का प्रावधान किया, किंतु बजट पर मतदान का अधिकार नहीं दिया गया था जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के संदर्भ में। तो इसलिए आपका जो है यहाँ पे पहला यानी कि केवल एक जो है सही है। तीसरा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो इसका जो सही आंसर होगा सी ऑप्शन, 36वां संविधान संशोधन। ये आपका 26 अप्रैल 1975 में 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया। इससे पूर्व यह एक सह राज्य था। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान समिति का नाम एवं अध्यक्ष के संदर्भ में सही सुमेलित है कौन सा? पहला दिया गया संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा है अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल। तो नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे आपसे जो है सही सुमेलित पूछा गया था, तो संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही है, और दूसरा जो दिया गया राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति जवाहरलाल नेहरू, ये आपका गलत है, और तीसरा भी सही है अल्पसंख्यकों एवं जनजाति और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल उनके अध्यक्ष थे। तो 1 और 3 तो सही है आपका, दूसरा गलत है। जो दिया गया राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति, तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ना कि जवाहरलाल नेहरू, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप कब अपनाया था? तो ये अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत के संविधान सभा ने जो है राष्ट्रीय ध्वज का वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। अगला प्रश्न है, नागालैंड से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किए गए हैं? तो अनुच्छेद आपका 371 का ये विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत की संविधान में देखा जाए तो नागालैंड को वर्ष 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम में असम राज्य में ही, जो कि 6ठी अनुसूची के जनजातीय क्षेत्र के रूप में रखा गया था, और संसद ने नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 पारित करके नागालैंड राज्य का गठन किया गया, और नागालैंड की सांस्कृतिक स्वायत्तता और वहाँ मजबूत कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 13वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 के माध्यम से अनुच्छेद 371 का को शामिल किया गया। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सन याद रखिएगा 1962, और संविधान संशोधन जो था वह था 13वां। 7वां प्रश्न है, वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया घोषणा के 2 माह के अंदर इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, और दूसरा है इसे संबंधित प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और तीसरा है इसको रद्द करने के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे तीनों ही सही है, 1, 2, 3, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। वित्तीय आपातकाल का जो आरोपण दिया गया, इसमें जब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है उसके 2 माह के अंदर ही इसको संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, और वित्तीय आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन द्वारा केवल एक साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, और एक बार संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल तक जारी रहता है, जब तक कि इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया नहीं जाता है। इसके जो है 2 प्रावधान हैं। पहला है इसके संचालन के लिए कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है, और दूसरा इसकी निरंतरता के लिए बार बार संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, और वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को राष्ट्रपति द्वारा बाद में किसी भी समय रद्द भी किया जा सकता है, और इस तरह की उद्घोषणा को संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। आर्टिकल पूछा जाता है वित्तीय आपातकाल, तो आपका 360 में दिया गया है।
अगला प्रश्न है, आंचलिक परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया इसमें, इनका गठन राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के अंतर्गत किया गया, और दूसरा है प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो प्रयुक्त कथनों में से सही नहीं है कौन सा? तो इसमें आपका जो दूसरा दिया गया इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, ये आपका गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, केवल 2। पहला तो यहाँ पे सही है। आंचलिक परिषद यह राज्यों के बीच और केंद्र एवं राज्यों के बीच मिलकर काम करने की संस्कृति विकसित करने के उद्देश्य से राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के अंतर्गत आंचलिक परिषदों का गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष जो होते हैं वह केंद्रीय गृह मंत्री होते हैं, ना कि प्रधानमंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, यहाँ पे दिया गया प्रधानमंत्री, तो इसलिए आपका गलत हो जाएगा। और आंचलिक परिषद को यह अधिकार दिया गया कि वे आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में आपसी हित से जुड़े किसी भी मसले पर विचार विमर्श करें और सिफारिश दें। ये परिषदें जो है आर्थिक और सामाजिक आयोजन जैसे भाषाई, अल्पसंख्यक और अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे साझा हित के मुद्दों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह भी दे सकती हैं। तो इसमें पूछा गया था कौन सा सही नहीं है, तो केवल दूसरा इसमें सही नहीं है। 9वां प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, इसका गठन सरकारीय आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया है, और दूसरा है यह एक संवैधानिक संगठन है। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें दोनों ही सही है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों। सरकारीय आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार ये परिभाषित किया कि अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिए एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में अंतर्राज्य परिषद स्थापित किए जाने की महत्वपूर्ण सिफारिश की थी। और इस सिफारिश के अनुसरण में भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत राष्ट्रपति जो है दिनांक देखा जाए तो 28/5/1990 के आदेश के तहत अंतर्राज्य परिषद का गठन किया गया था, और इसका अध्यक्ष जो होता है वह प्रधानमंत्री होते हैं। इसका अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसमें आपका दोनों ही कथन सही है, और ये एक संवैधानिक संगठन भी है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का वर्णन अनुच्छेद 249 में किया गया है, और दूसरा इससे संबंधित संकल्प संसद सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। तो कौन सा इसमें सही होगा? तो इसमें पहला जो दिया गया है वह सही है, दूसरा गलत है, इसलिए आपका सही पूछा गया था केवल 1, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अनुच्छेद 249 जो है ये राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति से संबंधित है, और यहाँ पे जो दिया गया इससे संबंधित संकल्प संसद सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ये आपका सही नहीं है, तो केवल 1 आपका यहाँ पे सही है। और 11वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं, और दूसरा है इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी प्राप्त है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे आपका दोनों ही सही है, सी ऑप्शन सही होगा, 1 और 2 दोनों। 1947 में देखा जाए तो भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था, और साथ ही भारत का सर्वोच्च न्यायालय भी अस्तित्व में आया, और इसकी पहली बैठक जो हुई थी वह 28 जनवरी इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई। और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी हैं, और इसे न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी प्राप्त है। और संविधान के प्रावधानों एवं संवैधानिक पद्धति के विपरीत विधायी तथा शासनात्मक कार्रवाई को रद्द करने की शक्ति संघ एवं राज्यों के बीच शक्ति का वितरण या संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के विरुद्ध प्रावधानों की भी समीक्षा है। तो दोनों ही सही हैं, यहाँ पे सी विकल्प सही हो जाएगा, 1 और दोनों यहाँ पे सही है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, भारतीय संविधान में भाग 6 के तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है, और दूसरा है अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्तियों एवं प्रक्रियाओं से संबंधित है। तो प्रयुक्त में से कौन सा सही है?
तो इसमें आपका दूसरा तो सही है लेकिन पहला गलत है, तो सही पूछा गया था, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही होगा, केवल 2। भारतीय संविधान में भाग 5 जो कि संघ है और अध्याय 6 जिसमें संघ न्यायपालिका है, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे भाग 6 दिया गया, इसलिए आपका गलत हो जाएगा। और संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, अधिकार क्षेत्र, शक्ति एवं प्रक्रियाओं से यह संबंधित है, तो दूसरा तो सही है। तो यहाँ पे जो है आपका पूछा गया था कौन सा सही है, तो केवल 2 सही है। 13वां प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई? तो ये है 89वां संविधान संशोधन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना अनुच्छेद 338 में संशोधन करके संविधान का 89वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से जो है संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 338I, ये स्थापित करके जो है इसकी स्थापना की गई थी। इस संशोधन द्वारा तत्कालीन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को 19 फरवरी 2004 से 2 अलग अलग आयोग, जिसमें पहला था राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और दूसरा था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, में इसे बांट दिया गया था। तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 89वां संविधान संशोधन। और 14वां प्रश्न है, केंद्र राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो यह भाग 11 में वर्णित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत ये राज्यों का एक संघ है और भारत के संविधान को विधानपालिका, कार्यपालिका और केंद्र तथा राज्यों के बीच वित्तीय शक्तियों में विभाजित किया गया है, जो संविधान को संघीय विशेषता प्रदान करता है। और जबकि जो है न्यायपालिका एक श्रेणीबद्ध संरचना में एकीकृत है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक जो है केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के विभिन्न पहलुओं का आदान प्रदान करता है और संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय को सुरक्षित करने के लिए यह विभिन्न प्रावधान इसमें किए गए हैं। केंद्र राज्य संबंध जो है आपका 3 भागों में वह बटा हुआ है। पहला है उसमें विधायी संबंध जो कि आपका अनुच्छेद 245 से लेकर के 255 तक है। दूसरा है आपका प्रशासनिक संबंध जो कि अनुच्छेद 256 से लेकर के 263 तक है। और तीसरा है वित्तीय संबंध, तो वित्तीय संबंध आपका 268 अनुच्छेद से लेकर 293 अनुच्छेद तक है। तो भाग यहाँ पे आपसे पूछा गया था भाग 11, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां प्रश्न है, कोयला खदान भविष्य निधि संगठन जिसे कहते हैं CMPFO की भविष्य निधि और पेंशन से जुड़ी सभी गतिविधियों को डिजिटल रूप देने के लिए सरकार की पहल है कौन सी? तो यह पहल है सुनिधि पहल, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सरकार ने जो है महत्वाकांक्षी सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना जिसे सुनिधि कहते हैं, इसकी शुरू किए जाने की घोषणा की है। इस पहल का मकसद है कि कोयला खदान भविष्य निधि संगठन की भविष्य निधि और पेंशन से जुड़ी सभी गतिविधियों को डिजिटल रूप देना। और 16वां प्रश्न है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, इसे अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। और दूसरा, यह 1980 से साहसी चेंज मेकर्स को सम्मानित कर रहा है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो इसमें आपका दोनों ही सही हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2 दोनों। राइट लाइवलीहुड अवार्ड जिसे व्यापक रूप से अल्टरनेटिव नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है और 1980 से यह साहसी चेंज मेकर्स को सम्मानित कर रहा है, तो दोनों सही है। 17वां क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया, यह साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया जाता है। और दूसरा, यह पुरस्कार केवल संविधान की 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में लिखी गई उत्कृष्ट पुस्तकों को प्रदान किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे आपका पहला तो सही है, दूसरा गलत है। यहाँ पे तो सही पूछा गया है, तो ये ऑप्शन सही होगा, केवल 1। साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है साहित्य अकादमी द्वारा तो प्रदान किया जाता है, ये आपका बिल्कुल सही है। और यह पुरस्कार साहित्यिक योग्यता की सबसे उत्कृष्ट पुस्तकों को प्रदान किया जाता है जो कि हिंदी, अंग्रेजी और संविधान की 8वीं अनुसूची
कि अन्य 22 भाषाओं सहित किसी भी 24 प्रमुख भारतीय भाषाओं में यह प्रकाशित होती है। तो केवल यहाँ 22 दिया गया था, इसलिए गलत हो जाएगा। दूसरा ए ऑप्शन सही होगा, केवल एक। 18वां क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पार्सल हेतु कितने दिनों की अग्रिम बुकिंग व्यवस्था शुरू की है? तो ये शुरू किया गया 120 दिन पहले। डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे। भारतीय रेलवे ने पार्सल के लिए 120 दिनों की अग्रिम बुकिंग व्यवस्था ये शुरू की है और रेलवे बुकिंग के समय प्रेषक और पार्सल प्राप्तकर्ता द्वारा दिए गए मोबाइल पर पार्सल की बुकिंग, लोडिंग और अनलोडिंग से लेकर डिलीवरी तक प्रत्येक चरण के बारे में SMS भेजने की भी सुविधा इसमें दी गई है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 120 दिन पहले। और 19वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सक्कारा नामक स्थान स्थित है? तो यह है मिस्र में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिस्र के प्रसिद्ध सक्कारा पिरामिडों के पास विशाल कब्रिस्तान में कम से कम 59 प्राचीन ताबूत मिले हैं। कायरो के दक्षिण में स्थित इस कब्रिस्तान में करीब 59 पत्थर के ताबूत मिले हैं। अधिकतर ताबूतों में ममी है। 3 कुओं में मिले ताबूत करीब ये 2600 साल पुराने हैं। तो स्थान पूछा गया है, मिस्र सही हो जाएगा। और अगला जो प्रश्न है, हाल ही में पारित चिकित्सकीय गर्भपात संबंधी संशोधन विधेयक 2020 कितने सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी गई है? तो यह दिया गया 24 सप्ताह तक। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। संसद ने जो है चिकित्सकीय गर्भपात संबंधी संशोधन विधेयक 2020 पारित कर दिया है और इस विधेयक में 24 सप्ताह तक के भ्रूण के गर्भपात की अनुमति दी गई है और इसमें महिला की निजता का सम्मान करने और प्रक्रिया की गोपनीयता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान किया गया है। तो 24 सप्ताह यहाँ से होगा, सी ऑप्शन। तो दोस्तों ये था आपका आज के टॉप 20 GS क्वेश्चन का 18वां सेट। इसके पहले 17 सेट हल कराए जा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ से सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।